बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रेन एनर्जी इन डीफॉर्म्ड मटेरियल। आपने देखा कि मटेरियल्स को डीफॉर्म कैसे किया जाता है, कैसे उनके ऊपर स्ट्रेस यानी फोर्स पर यूनिट एरिया अप्लाई की जाती है और स्ट्रेन यानी उनके अंदर डीफॉर्मेशन या उनके अंदर चेंज जो है वो क्रिएट किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि जब किसी डीफॉर्म्ड मटेरियल में स्ट्रेन क्रिएट किया जाता है तो उसकी एनर्जी जो है, कितनी एनर्जी उसके अंदर जो है वो स्टोर की जाती है या कितना वर्क डन जो है वो किया जाता है। तो इस टॉपिक में सबसे पहले एक वायर कंसीडर करें विच इज़ सस्पेंडेड वर्टिकली फ्रॉम वन एंड। उसको एक एंड से वर्टिकली सस्पेंड कर दिया गया है। इट इज़ स्ट्रेच्ड बाय अटैचिंग अ वेट एट द अदर एंड। और उसके दूसरे एंड पे क्या किया गया है, एक वेट जो है उसको बांध दिया गया या अटैच कर दिया गया है। वेट को अटैच करने का मकसद ये है कि वो जो वायर है आपकी उसके ऊपर फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं यानी स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं। तो जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो होगा क्या कि वायर की लेंथ जो है, स्ट्रेचिंग जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। वी कैन इंक्रीज़ द स्ट्रेचिंग फोर्स बाय इंक्रीजिंग द वेट। अब हम अगर फोर्स इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो उस वेट को और इंक्रीज़ कर दें और वेट डाल दें उसमें, तो आप देखेंगे फोर्स और इंक्रीज़ होगी। बाय नोटिंग द एक्सटेंशन एल ऑफ द वायर फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ द स्ट्रेचिंग फोर्स एफ। अब हमने क्या करना है, हमने वेट बढ़ाते जाना है उस वायर के वन एंड पे, यानी जो कि हमारी स्ट्रेचिंग फोर्स होगी एफ़, और उस वायर की लेंथ जो है वो हमने नोट करती जानी है कि कितनी लेंथ इंक्रीज़ हुई है। फॉर एग्जांपल आप 1 kg वेट डालते हैं तो उस वक्त उसकी लेंथ कितनी है, फिर आपने वेट और इंक्रीज़ किया, फिर आपने देखा कितनी एक्सटेंशन यानी कितने लेंथ में इंक्रीमेंट जो है वो आ गया है। तो इस तरह से आपने उसके अंदर वेट यानी फोर्स इंक्रीज़ करते जाना है और लेंथ ऑफ द वायर जो है या एक्सटेंशन ऑफ द वायर जिसको आप एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको नोट करते जाना है। इसके बाद आपने एफ़ और एल यानी फोर्स और एक्सटेंशन एल जो है उन दोनों के दरमियान एक ग्राफ ड्रॉ करना है, जैसा कि आपको फिग नंबर 17.5 में दिखाया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपके एक्स एक्सिस में जो है वो एल यानी एक्सटेंशन इन द वायर, और जो आपका वाई एक्सिस है उसमें जो आपकी फोर्स है, स्ट्रेचिंग फोर्स एफ जो है वो उसमें रखी गई है। इसमें आप देखें कि इफ़ द इलास्टिक लिमिट इज़ नॉट एक्सीडेड, आपने उस वक्त बात की जब तक इलास्टिक लिमिट एक्सीड नहीं की। इलास्टिक लिमिट क्या है, वो लिमिट है कि आप उतनी फोर्स लगाएं जिसके बाद अगर आप फोर्स को रिमूव करें तो वो जो वायर है वो दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आ जाए। तो वो आपकी लिमिट जो है वो इलास्टिक लिमिट कहलाती है। अगर इलास्टिक लिमिट अभी एक्सीड नहीं हुई, द एक्सटेंशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एफ। आपको मैंने प्रीवियस टॉपिक में भी बताया था कि इलास्टिक लिमिट वो है कि फोर्स आपकी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्सटेंशन के, यानी स्ट्रेस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये क्या है, आपका हुक्स लॉ है। हुक्स लॉ आपका ओबे उस वक्त करता है जब आपकी इलास्टिक लिमिट में जो है वो फोर्स अप्लाई की जाती है। एज अ फोर्स एफ स्ट्रेचेज द वायर। अब आपको पता है फोर्स एफ क्या कर रही है, उस वायर को स्ट्रेच कर रही है। तो इसका मतलब है कि जब फोर्स भी अप्लाई हो रही है और वायर जो है वो एक्सटेंड भी हो रही है यानी लेंथ भी इंक्रीज़ कर रही है, फोर्स भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है, तो इसका मतलब है वहाँ पे कुछ ना कुछ काम किया जा रहा है किसके ऊपर, ऑन द वायर। यानी जो फोर्स है वो कुछ काम कर रही है उस वायर के ऊपर, और वो जो काम है, वो जो वर्क है वो किसके बराबर है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी फोर्स और एक्सटेंशन के प्रोडक्ट के बराबर है। जैसा कि आपको पता है कि वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। इस वक्त हमारे पास फोर्स जो है वो एफ है और डिस्प्लेसमेंट यानी एक्सटेंशन इन लेंथ जो है वो एल है। अब हम यहाँ पे सपोज करते हैं वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड द अमाउंट ऑफ द वर्क डन व्हेन द एक्सटेंशन इज़ L1। अब हम यहाँ से कंसीडर ये करते हैं कि इस वक्त हम वर्क डन कैलकुलेट करने जा रहे हैं जब आपकी जो वायर की लेंथ है वो L1 हो। आप ग्राफ में देखें वायर की लेंथ L1 कब है, L1 के कॉरिस्पॉन्डिंग जो फोर्स है ए पॉइंट पे आपकी L1 जो है वो लेंथ ऑफ द वायर दिखाई हुई है, और उसी के कॉरिस्पॉन्ड अगर आप देखें तो फोर्स कितनी है, F1 है। यानी जब L1 फोर्स है, L1 आपके पास स्ट्रेचिंग है या स्ट्रेचिंग लेंथ है, एक्सटेंशन इन द वायर है, तो फोर्स आपके पास क्या है, F1 है। तो यहाँ से आप यही कहेंगे कि लेट द फोर्स फॉर दिस एक्सटेंशन बी F1। L1 के लिए आपके पास फोर्स क्या है, F1। अब जो F1 फोर्स है वो आप देख रहे हैं कि थ्रू आउट द ग्राफ यानी O टू B जो है वो कांस्टेंट नहीं है। O से लेके B तक यानी एक्सटेंशन L1 को हासिल करने के लिए आप कॉन्टीन्यूसली F1 को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं 0 से B तक आने के लिए। ठीक है, तो जो आपकी फोर्स की वैल्यू है यहाँ से आप कहेंगे कि फोर्स डज नॉट रिमेन कांस्टेंट इन प्रोड्यूसिंग द एक्सटेंशन L1।
L1 को प्रोड्यूस करने के लिए ये फोर्स कांस्टेंट नहीं रही, बल्कि पहले ये 0 थी, फिर ये बढ़ते बढ़ते F हो गई, फिर इंक्रीज़ की मज़ीद F1 हो गई, और F1 पे जाके आपकी जो एक्सटेंशन इन द वायर है वो L1 हुई है। यानी फोर्स जो है इस पूरे पीरियड में कांस्टेंट नहीं है। इट वेरीज यूनिफॉर्मली फ्रॉम 0 टू F1, 0 से F1 तक जो है ये फोर्स आपकी वो चेंज हुई है। इन सच अ सिचुएशन द वर्क इज़ कैलकुलेटेड बाय ग्राफिकल मेथड। आपको पता है कि जब फोर्स आपकी कांस्टेंट हो तब तो आप सिंपल एक फार्मूला लगाते हैं और वहाँ से वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अगर आपकी फोर्स वेरिएबल है तो इस वक्त हम वर्क डन को कैलकुलेट करने के लिए ग्राफिकल मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, अब ग्राफिकल मेथड में आप वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम देखते हैं। आपको पता है कि हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें आपने वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जब वर्क डन कैलकुलेट करना था तो एरिया अंडर द कर्व जो था वो वर्क डन था आपका। यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। सपोज एट सम स्टेज बिफोर द एक्सटेंशन L1 इज़ रीच्ड, आपने L1 से पहले कोई एक्सटेंशन अगर आप ले लें, द फोर्स इन द वायर इज़ F, तो उसमें आप देखें L1 से पहले वाली अगर आप स्टेज देखें तो F1 फोर्स से पहले आपकी फोर्स है F, एंड दैट द वायर नाउ एक्सटेंड बाय द वेरी स्मॉल अमाउंट डेल्टा X। जब आपकी F फोर्स अप्लाई की गई है तो आप देख रहे हैं कि एक्सटेंशन इन द वायर जो है वो बहुत ही कम है, जो कि आपको थोड़े से स्मॉल पैच से आपको जाहिर किया गया है ग्राफ में, वो है डेल्टा X। डेल्टा X आपको स्मॉल चेंज के लिए जो है वो जाहिर किया जाता है। तो यहाँ पे आपके पास एक्सटेंशन जो है वो डेल्टा X है। अब डेल्टा X क्योंकि एक स्मॉल चेंज है, स्मॉल एक्सटेंशन है, तो इस स्मॉल एक्सटेंशन के लिए आप फोर्स जो है उसको कंसिडर करेंगे कि वो भी कांस्टेंट है इन डेल्टा X। आपको पता है कि जब वेरिएबल आपके पास फोर्स है तो आपने क्या किया है कि उसके लिए स्मॉल चेंज ले लिया, आपने उनको डिवाइड कर दिए नंबर ऑफ़ स्मॉल चेंजेस में, ताकि आप स्मॉल चेंज के लिए उस फोर्स को कांस्टेंट कंसीडर कर सकें। जैसा कि आप पहले भी करते हैं कि जब भी आपके पास कोई चीज़ वेरिएबल होती थी तो आप उसे छोटे छोटे पीसेज में डिवाइड कर देते थे, ताकि उस स्मॉल पीस के लिए उस वेरिएबल को आप कांस्टेंट जो है इस वक्त कंसीडर कर सकें। तो डेल्टा X क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है तो इसके लिए फोर्स जो है वो कितनी हो जाएगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो यहाँ से आप कहेंगे सो द वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग दिस स्मॉल एक्सटेंशन, ये डेल्टा X अगर आप देखें इस एक्सटेंशन के लिए आपके पास वर्क डन कितना होगा, फोर्स है F, एक्सटेंशन है डेल्टा X, तो वर्क डन होगा F इंटू डेल्टा X। तो इसको आप इसलिए ऐसे लिख सकते हैं कि आपने बता दी कि डेल्टा X के लिए आपकी फोर्स कांस्टेंट है, तो इसको आप फॉर्मूले से लिख सकते हैं F इंटू डेल्टा X, इसके लिए वर्क डन है। तो इन द फिगर इट कैन बी सीन दैट इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द एरिया ऑफ द शेडेड स्ट्रिप। अगर आप ग्राफिकली इसको देखें तो वर्क डन अगर आप देखना चाहें तो इस फोर्स के डेल्टा X जो है इसके लिए आप देखें ये जो स्ट्रिप आपको एरिया अंडर द कर्व जो है ये एक स्मॉल स्ट्रिप आपको दिखाई गई है, ये एरिया अंडर द कर्व है इस डेल्टा X के लिए, तो ये वर्क डन होगा। यानी अगर आप ग्राफिकली देखें तो ये शेडेड एरिया या शेडेड स्ट्रिप जो है इसका वर्क डन होगा, और अगर आप इसको इस फॉर्मूले से करें तो ये आपका आ जाएगा F इंटू डेल्टा X, ये आपका क्या आ जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। इन दिस वे द टोटल एक्सटेंशन L1, तो अब L1 एक्सटेंशन के लिए आप करना चाहते हैं, आपने डेल्टा X स्मॉल चेंज के लिए ले लिया। अब L1 के लिए अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इट कैन बी डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल एक्सटेंशंस, तो आप इसके साथ भी ऐसा ही करें कि इसे छोटी छोटी एक्सटेंशंस में डिवाइड कर दें, एंड द वर्क डन ड्यूरिंग ईच ऑफ दीज स्मॉल एक्सटेंशंस वुड बी गिवन बाय द एरिया ऑफ द स्टेप्स। आप उस L1 को स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर दें और हर स्टेप के लिए आप वर्क डन कैलकुलेट कर दें और उन्हें आप क्या करें, ऐड कर लें। ठीक है, अब आप देख सकते हैं फिगर नंबर 17.5 में क्या हो रहा है, L1 तक आपने इस पूरे एरिया अंडर द कर्व को, ये इस पूरी एक्सटेंशन को L1 तक स्मॉल स्टेप्स में आपने डिवाइड कर दिया। तो स्मॉल स्ट्रिप के लिए, हर स्मॉल स्ट्रिप के लिए फोर्स क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। इसको स्मॉल स्ट्रिप में डिवाइड करने का मकसद यही है कि जो वेरिएबल फोर्स थी उसको आप स्मॉल स्ट्रिप के लिए कांस्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें आपने यही किया, स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड कर दिए, तो एक्सटेंशन वुड बी गिवन बाय द एरिया ऑफ द स्ट्रिप्स। अब आप एरिया ऑफ द स्ट्रिप्स जो है वो ले सकते हैं। सो द टोटल वर्क डन इन प्रोड्यूसिंग द एक्सटेंशन L1 is the sum of the area of all these strips, which is equal to the area between the graph and the axis on which extension has been plotted up to L is equal to L1। तो इसके लिए अगर L1 एक्सटेंशन के लिए आप टोटल वर्क डन लेना चाहें तो क्या होगा, तमाम स्ट्रिप्स के एरिया को आप सम कर देंगे। अगर आप तमाम स्ट्रिप्स के एरिया को सम कर दें तो वो एरिया कौन सा होगा, वो एरिया होगा
जो ग्राफ आपका बने हुआ है कौन से एक्सिस के दरमियान, जिसमें आपने एक में एक्सिस में एक्सटेंशन ली है, वो एक्सटेंशन वाला एक्सिस है एक्स एक्सिस आपका, जिसको आप नॉर्मली एक्स एक्सिस लेते हैं। तो वो जो ग्राफ आपका जो एक्स एक्सिस और ये जो आपका ग्राफ है, इन दोनों के दरमियान जो एरिया है उस एरिया के बराबर एरिया आएगा अगर उन तमाम स्ट्रिप्स के एरिया को आप ऐड कर दें। तो ये जो एक्सटेंशन है ये आपकी L इज़ इक्वल टू, आप देख सकते हैं L इज़ इक्वल टू L1, ये L1 तक आप एक्सटेंशन ले लेंगे, यानी जहाँ A पॉइंट है यहाँ तक आप ये टोटल स्टेप्स को ऐड करें तो आपका जो टोटल लेंथ है वह L इज़ इक्वल टू L1 लेंगे। ठीक है जी। तो आप इस वक्त करने के जा रहे हैं, आप वर्क डन कैलकुलेट करने जा रहे हैं L1 लेंथ तक। तो आप वर्क डन जो इसको लिखेंगे वो क्या होगा, एरिया ऑफ द, ये देखें ये ट्राइंगल बन रही है OAB, आप O से लेकर इसको आप देखें कौन से पॉइंट तक लेना है आपने, A पॉइंट तक, O से लेके A पॉइंट तक आप एरिया अंडर द कर्व लें तो ये देखें ट्राइंगल बन रही है OAB, ये आएगा एरिया अंडर द कर्व। तो आप कह सकते हैं कि वर्क डन क्या होगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB। अगर आप इस ट्राइंगल का एरिया मालूम कर लें तो ये आपका क्या होगा, ये वर्क डन होगा फ्रॉम 0 टू L1। तो अब एरिया ऑफ द ट्राइंगल का तो आपको जो है वो फार्मूला पता है कि 1/2, और आपका जो है OA जो है इसकी एक साइड आ जाएगी, OA इसकी बेस आ जाएगी, और दूसरा OB क्या है इसका, एक तरफ OA आ जाएगा और एक तरफ AB आ जाएगा आपके पास। AB जो है वो क्या आपका ऑल्टीट्यूड है। तो आपको पता है कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल के लिए 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड अगर आप ले लें तो ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल है। तो आप इस ट्राइंगल से जो है वो निकाल सकते हैं 1/2 OA इंटू AB। तो OA अगर आप ग्राफ में देखें तो वो L1 के बराबर है, और AB अगर आप देखें तो वो F1 के बराबर है। तो आप OA की जगह L1 और AB की जगह F1 पुट कर सकते हैं। तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर आ जाएगी 17.9। ये वो वर्क डन है जो आपने 0 टू L1 एक्सटेंशन जो है वो लिया है। तो ये जो आपके पास वर्क डन है ये एक्चुअली अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि उस वायर में स्टोर हो जाएगी। वो कैसे स्टोर होगी, क्योंकि आपने वहाँ पे वेट जो है वो इंक्रीज़ किया है, उस वेट के इंक्रीज़ होने की वजह से जो वर्क डन हुआ है तो वो अमाउंट ऑफ एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा इन द वायर। इट इज़ अ गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स ड्यू टू देयर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर मीन पोजिशंस। एक्चुअली क्या है, वो कहते हैं ये गेन इन पोटेंशियल एनर्जी है। अब आपको पता है कि जब वायर एक्सटेंड हुई है तो उसके मॉलिक्यूल्स क्या हुए हैं, डिस्प्लेस हुए हैं, वो भी स्ट्रेच हो गए। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उसके स्ट्रेच हो गए या फिर डिस्प्लेस हो गए। अब आपको पता है जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, जब भी पोजीशन की बात आती है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है। तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी है वो उसमें स्टोर हो जाएगी या गेन हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी जब आप उसके ऊपर वेट अप्लाई करेंगे और वायर जो है वो एक्सटेंड होगी। तो इक्वेशन नंबर 17.9 गिव्स द एनर्जी इन जाउल्स व्हेन F इज़ इन न्यूटन एंड L इन मीटर्स। अब यहाँ पे वर्क डन जो आपका 17.9 में हमने कैलकुलेट किया है ये जाउल्स में होगा। फोर्स है F1 ये आपकी न्यूटन में होगी, और जो L1 है यानी एक्सटेंशन है वो मीटर्स में होगी। ये आपको यूनिट भी इनके बता दिए गए हैं। अब इक्वेशन नंबर 17.9 कैन आल्सो बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E। तो आप मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की टर्म में भी इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी आप पढ़ चुके हैं, क्या होता है, स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो होती है। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन ये आपकी क्या कहलाती है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाती है। तो स्ट्रेस आपके पास आपने देखा था फॉर्मूले में कि फोर्स पर यूनिट एरिया, तो E के लिए आप लिख लेंगे E इज इक्वल टू F1/A। ये आपकी स्ट्रेस हो गई, फोर्स पर यूनिट एरिया। इस वक्त हम फोर्स F1 ले रहे हैं क्योंकि हम F1 तक फोर्स की ही बात कर रहे हैं 17.9 में। और आपके पास स्ट्रेन क्या होगा, L कैपिटल L ओवर L1, यानी आपको पता है कि स्ट्रेन के लिए आपने क्या लिखा था, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये आपका क्योंकि डिनोमिनेटर में था तो यहाँ पे ये कैपिटल L ओवर L1 करके जो है वो ऊपर आ गया। तो आपके पास जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो F1/A इंटू कैपिटल L ओवर L1 आ गया। यहाँ से अगर आप देखें कि इनको आप थोड़ा सा रीअरेंज कर लें इस इक्वेशन को, तो आप F1 अगर फोर्स यहाँ से निकालना चाहें तो F1 को रहने दें, बाकी तमाम टर्म्स को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, E के साथ ले जाएं। तो A जो है वो E के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, EA L1 जो डिवाइड हो रहा था वो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, EA इंटू L1 स्मॉल L1, और कैपिटल L यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा।
तो ये आपका F1 आप निकाल लें थोड़ा सा रीअरेंज करके इस इक्वेशन को। F1 कैलकुलेट करने का मकसद ये है, क्योंकि आपको इक्वेशन नंबर 17.9 जो दी गई है उसमें आप देख सकते हैं F1 है, तो आप उस F1 की जगह इस F1 को पुट कर सकते हैं। तो आप सिंपली इस F1 को यहाँ से उठा के इक्वेशन नंबर 17.9 में पुट कर दें। तो वर्क डन की इक्वेशन है 1/2 एज इट इज़ आ जाएगा। L1 पहले से भी मौजूद है और एक L1 आपको F1 में मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएंगे, स्क्वायर हो जाएंगे। EA इंटू L1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल L। तो ये आपके पास वर्क डन आ जाएगा इक्वेशन नंबर 7.10 में, जिसमें आपने सिंपली कैसे निकाला है, इक्वेशन नंबर 17.9 में आपने F1 की वैल्यू पुट की है। तो ये आपका एक एरिया मेथड था, जो कि आपने एरिया मेथड यानी ग्राफिकल मेथड से आपने वर्क डन को कैलकुलेट किया। ग्राफिकल मेथड क्या है, यानी जब आपकी वेरिएबल फोर्स थी तो आपने ग्राफिकल मेथड यानी एरिया निकाल के तमाम स्टेप्स का उनको ऐड किया, तो आपने देखा वो टोटल ट्राइंगल का एरिया बनता था और उससे आपने वर्क डन कैलकुलेट किया। तो द एरिया मेथड इज़ क्वाइट अ जनरल वन, ये एक जनरल मेथड है, यानी सिर्फ इसके लिए नहीं बाकी तमाम के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ द एक्सटेंशन इज इंक्रीज फ्रॉम L1 टू L2, अब L1 से L2, पहले आपने L1 तक लेंथ की बात की है, अब आप मज़ीद बढ़ा दें उस लेंथ को, यानी मज़ीद अपनी स्ट्रेस उसके ऊपर इंक्रीज़ करें, तो लेंथ ऑफ द वायर और इंक्रीज़ हो जाएगी। द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द स्ट्रेचिंग फोर्स वुड बी गिवन बाय द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम ABCD। अब आप फिगर में देख सकते हैं, अगर आप लेंथ को मज़ीद इंक्रीज़ कर लें, यानी L1 तक आपने बात की थी, अब L1 से L2 तक चले जाएं। L1 से L2 तक आप देखें, ये जो आपकी फिगर में आप देख सकते हैं ABCD शेप जो है ये आपकी ट्रेपीजियम है। तो जब आप L1 से L2 की बात करेंगे तो वर्क डन जो लेंगे वो आपने क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम निकालना होगा। तो आप उससे L1 से L2 तक वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये आपकी अगर L1 से L2 भी हम एक्सटेंशन कंसीडर करें तो उसमें भी आप वर्क डन जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ये जो एरिया मेथड है ये जनरल मेथड है। इसी तरह इट इज़ ऑल्सो वैलिड फॉर बोथ द लीनियर इलास्टिक एंड द नॉन इलास्टिक पार्ट्स ऑफ द फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ। यानी जब लीनियर ग्राफ होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, उस वक्त भी आपका ये मेथड वैलिड है, और जब वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे तब भी वो आपका नॉन लीनियर या नॉन इलास्टिक पार्ट जो है उसके लिए भी फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ में ये मेथड जो है एरिया मेथड ये वैलिड होगा। अब आप अगर नॉन लीनियर की बात करते हैं, एक्सटेंशन अकर्स फ्रॉम 0 to G, दिस वर्क डन O to G, दिस वर्क डन वुड बी द एरिया OHG। अब आप ये देखें, अगर आप यहाँ पे आ जाते हैं तो आप ये देखें G तक अगर जाते हैं, ठीक है ना, तो आप ये देखें OHG, ये पूरा आप जो है वो ग्राफ यहाँ पे ले सकते हैं अगर आप मज़ीद आगे चले जाएं, ठीक है ना। तो OHG जो है वो आप वहाँ से एरिया अंडर द कर्व निकाल लें पूरा, तो आपकी पूरे जो है वो वर्क डन आ जाएगी, या एनर्जी जो है उन स्ट्रेच वायर में आप एनर्जी जो है वो कैलकुलेट कर सकेंगे। यानी आपने जिस भी कर्व के लिए आपने वर्क डन लेना होगा वो एरिया अंडर द कर्व आप उसी कर्व का ले लेंगे, तो आप जो है वो वर्क डन इस एरिया मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यही वो वर्क डन है जो स्ट्रेन एनर्जी जो है डिफॉर्म मटेरियल में आपकी कहलाएगी, यानी जितनी एनर्जी जो है वो स्ट्रेन की वजह से उस वायर में जो है वो पैदा हो गई है, वो स्ट्रेन एनर्जी है।